10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन। आज अभी तक मैंने बहुत सारे डायग्राम्स आपको समझाए हैं। मैंने रेक्टेंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ट्राइंगल और हमने आई सेक्शन और टी सेक्शन, इन सब फिगर्स की हमने क्या किया है, अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं डेरिवेशन कि कौन जो होता है, कौन या क्यूब बोलते हैं, कौन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर लाई करता है। तो आज हम सीखेंगे कि जो हमारा कोन है, उस कोन की अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना चाहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पॉइंट पर लाई कर रही है और कहां पर लाई कर रही है, तो उसके लिए आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन कहां पर लाई करती है। हमें क्या करना है, कोन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है बच्चों। कहीं कहीं पर इसे क्यूब लिखा गया है, तो क्यूब और कोन दोनों का एक ही जैसा होता है। मतलब क्या है, समझते हैं। आपने कोन पढ़ी होगी, कोन क्या होती है, इस तरीके की आपने एक फिगर पढ़ी होगी जिसे हिंदी में शंकु बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी में देख रहे हैं वो क्या समझते हैं, शंकु, है ना। तो ये क्यूब होती है, क्या होती है, कोन होती है। यानी कि बर्थडे वाली कैप देखिए आपने, बर्थडे वाली जो कैप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं, यानी कॉनिकल फिगर्स, है ना। अब देखो मैंने माना कि इस तरीके से कोई कोन है। अब इसके हम रेडियस दिखा देता हूं कि मैंने माना कि जो इसकी रेडियस है जो सेंटर तक, मैंने बताया यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली मैंने, आर, कैपिटल आर। रेडियस क्या मान ली मैंने, आर। तो मैंने कहा कि लेट ए कॉन विच हैज रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। और मैंने कहा मान लिया कि इसके जो कोन की जो हाइट है, कोन की जो ये हाइट है, ये मैंने क्या मान ली, h, एंड हाइट इज h, ठीक है। हैंड टू हैंड हम लिखते चल रहे हैं कि क्या क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस पास की, यहां से एक सेंटर से एक्सिस पास करी है और एक मैंने क्या किया, एक मैंने इसके सेंटर से एक्सिस पास की है, ये एक्स एक्सिस। क्योंकि आपने बच्चों सीखा है कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कि जो इस पूरी बॉडी का जो वेट है या एरिया है वो किसी एक पॉइंट पर लाई कर जाए। और हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि हम उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं कि वो वाई एक्सिस से कितनी दूर है और एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। तो ये सब चीजें हम पीछे सीख चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता कि हमें ये बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको लगभग 5 से 6 वीडियोस बना चुका हूं अभी तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअल में होती क्या है, कि वो पॉइंट जिस पर पूरी बॉडी का क्या कर जाए, वेट लाई कर जाए, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो मैंने इसके सेंटर से एक वाई एक्सिस पास कर दी और यहां से एक एक्स एक्सिस को मैंने पास कर दिया। अब फिर वही बात आती है कि मेरे पास बच्चों कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें मैं पूरी कंप्लीट बॉडी का यानी कंप्लीट कोन का मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकूं। हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं ना, हम तो खुद ही फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक स्मॉल स्ट्रिप को कट कर लेंगे। हम इसमें से एक स्मॉल स्ट्रिप को कट कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर ली। टेक ए स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, स्मॉल स्ट्रिप। मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर ली जिसकी जो ये डेप्थ, मोटाई है, थिकनेस है, वो कितनी है, dy, विच हैज थिकनेस कितनी मानी है मैंने, dy, ठीक है। मैंने थिकनेस कितनी मान ली है, dy। और मैंने माना कि ये जो स्ट्रिप है ये इस x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, y, ठीक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज कितनी है, y, ओके। और मैंने क्या कहा, क्योंकि ये स्ट्रिप अलग है, सीधी सी बात है, जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना ही रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, जितना ऊपर की तरफ जा रहे हैं रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। रेडियस कम हो रही है तो मैंने मान लिया रेडियस कितनी है इसकी, r, है ना। एंड हैव रेडियस कितनी है, r। क्लियर है, ये हमारी सिर्फ सब चीजें क्लियर हो गई। हमें डेरिवेशन इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये इसका नाम दे दिया a, ये b, ये हो जाएगा c, यहाँ पर d और यहाँ पर e। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसमें कुछ पॉइंट्स का नाम दे दिए हैं। अब देखो ध्यान से देखो, अगर आप
तो इसमें एक चीज और कर देते हैं कि मेरे पास इतनी डिस्टेंस है, मेरे पास कंप्लीट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट थोड़ा सा नीचे दे देते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, पूरे में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दूं, इतना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, मैंने क्या करा है, मेरे पास पूरी हाइट थी, हाइट में से मेरे पास इतनी सी हाइट थी, तो मैंने पूरी हाइट में से ये y माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ये पोर्शन आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में वो समझते हैं बच्चों। मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो कंप्लीट कोण का क्या कर दे, मुझे एक फॉर्मूला ला के देते, यानी सेंट्रोइड बता दे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो ड्राइव करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक पूरी कोण में से एक स्मॉल स्ट्रिप कट कर लेते हैं। स्मॉल स्ट्रिप को मैंने क्या किया, कट कर लिया, तो इससे इसकी मदद से मैं क्या करूंगा, मैं पूरे कोण का क्या निकालने वाला हूं, मैं सेंट्रोइड निकालने वाला हूं, जैसे हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल के डेरिवेशन में किया है। अब क्योंकि ये एक अलग स्ट्रिप है, बिल्कुल अलग मैंने कट की है, तो इसलिए मैंने, क्योंकि हम जब भी ऊपर और नीचे की एक्सिस में चल रहे हैं तो हम क्या कौन से एक्सिस में चलते हैं, वाई पे चलते हैं, तो मैं इसलिए डायमेंशन कैसे ले रहा हूँ, वाई में ले रहा हूँ। तो मैंने कहा इसकी थिकनेस कितनी है, dy मान लेता हूँ, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r है। बड़े वाला जो ट्रायंगल है जो हमारे पास कोण है, उसके जो रेडियस है वो कितनी है, r है, और हाइट कितनी है, h है। मुझे ये इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, तो इसलिए मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया कि पूरे में से मैंने इतना सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास इतनी हाइट आ गई। ठीक है, आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आगे समझते हैं क्या करना है। अब क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले रफली लिख रहा हूं, फॉर्मूला जो है क्या, सेंट्रोइड निकालने का, तो क्या होता है, y बार इज इक्वल टू समेशन एरिया ऑफ y अपॉन एरिया। ये हमने फॉर्मूला लिखा है, लेकिन ये जो कोण है, ये कोण कैसी है, ये है 3 डायमेंशनल फिगर। अभी तक एरिया क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हम काम कर रहे थे 2 डायमेंशनल फिगर पे, जिन्हें बोला जा रहा था लेमिना। लेकिन अब कोण क्या है, यह है सॉलिड बॉडी। आपने जो सॉलिड बॉडी का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी या वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जिसको आप उठा सकते हो, जिसको आप पकड़ सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, है ना। तो 2 डायमेंशनल फिगर, तो जो 2 डायमेंशनल जो फिगर होती है उनको सिर्फ आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, उनको उठा नहीं सकते। अगर मैं इसको उठाना चाहूं तो मैं उठा नहीं सकता, लेकिन पेपर पे ड्रॉ कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डायमेंशन है, एक तो ये और एक ये। लेकिन अगर मेरे पास कोई 3 डायमेंशन फिगर है, तो 3 डायमेंशन फिगर होने का मतलब क्या होता है कि 2 डायमेंशन तो पहले से थी, इसमें 3rd डायमेंशन और ऐड हो गई। इस तरीके से क्या आ गई, इसकी ये थिकनेस आ गई। अब मैं इसको उठा सकता हूं। जैसे आपने देखा होगा, आपने डस्टर देखा है या कुछ भी ऐसी चीज, रेक्टेंगल ब्लॉक या लकड़ी का बॉक्स देखा होगा, सब चीजें। तो कोण भी क्या है, कोण भी आपकी क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि आप उसको अपने सिर पर लगाते हो, देखा है ना, बर्थडे का कैप, तो क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है जिसको आप उठा सकते हो, जिसमें क्या है, जिसमें क्या 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 चीजें हैं, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और थिकनेस भी है। बात समझ आ रही है। तो जब 3 डायमेंशनल फिगर आ जाती हैं तो उस टाइम पे उसका काम करता है वेट, और यहाँ पे वेट ना लेके हम क्या लेंगे, वॉल्यूम। क्योंकि वेट किससे मिलकर बना है, लगभग, मतलब वेट और वॉल्यूम में थोड़ा सा अंतर होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि वो चीज जिसमें कुछ, वॉल्यूम क्या होता है कि वो स्पेस जिसमें कुछ चीज भरी जा सकती हो। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि वो स्पेस जिसमें कुछ चीज भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो देखा होगा आपने कि ये कोण होती है, कोण अंदर से क्या होती है, होलो होती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ चीज फिल कर सकते हैं। तो इसलिए कोण क्या होती है, होलो पार्ट है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे कैपिटल वी लिख देता हूँ। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए है, तो इसका मतलब वॉल्यूम किसका चाहिए होगा, ये ऊपर स्ट्रिप का, क्योंकि ऊपर जो आता है ये क्या आता है, स्मॉल स्ट्रिप। तो हमें क्या करना है, स्मॉल स्ट्रिप का वॉल्यूम निकालना है। और नीचे क्या है, कोन का स्ट्रिप, यानी हमारा जो मेजर ऑब्जेक्ट है उसका क्या चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है। तो मैं वो देखो लिखने वाला हूं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। ध्यान से समझना क्या चीज है, इसे हमने लिख दिया स्मॉल वी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। अब बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो ये स्ट्रिप है ये कैसी आएगी, कैसी आएगी, क्या कोन आएगी, रेक्टेंगुलर आएगी, सर्कुलर आएगी, किस तरीके की आएगी। तो मेरे हिसाब से कैसी आनी है, सर्कुलर आनी है। तो सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर के लिए, एरिया देख लेंगे कि कितना है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्किल का, और उससे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, उसकी थिकनेस से। तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी लेंथ, विड्थ इनटू हाइट, तीनों चीजें आ जाए, वही तो वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसका जो अगर मैं देखूं तो ये सर्कुलर पार्ट बनेगा। सर्कुलर क्या बनेगा, एक सर्कुलर पार्ट बनेगा, इस तरीके से एक रिंग कटेगी। कैसे समझते हैं, ये एक वॉल्यूम ले लिया मैंने, कौन ले ली, कौन, आपने बर्थे की कैप ली, बर्थे की कैप ले रखी है, उसमें से क्या करो, बीच में से एक क्या करो, इतनी मोटी स्ट्रिप कट कर लो। समझ रहे हो। तो मैं तुमको एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। ये है मेरे पास क्या है, कोन, मेरे पास एक क्या है, कोन है, दिख रही है, कोन है, कोन बिल्कुल कोन के शेप में, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो बीच में से एक स्ट्रिप कट करनी है, तो मैं यानी ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा समझ लेना, यानी ये वाला पोर्शन मैं ऊपर वाला पोर्शन कट कर दूं, तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन इसमें से कट कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन कट कर दूं तभी तो ये स्ट्रिप मिलेगी, तो मैं ऊपर वाला पोर्शन तो कट कर दिया, अब मैं नीचे वाला पोर्शन कट कर दूं, सिर्फ इतना पोर्शन छोड़ दूं, तो मैंने इतना पोर्शन इसमें से छोड़ा, और जो ये नीचे वाला पोर्शन था ये मैंने कट कर दिया, ये भी मैंने फेंक दिया। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है एक स्ट्रिप जो मैंने कट की है। अब ये ध्यान से देखोगे अगर, तो ये स्ट्रिप किस तरीके की है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रिप कैसी है, सर्कुलर है या नहीं है, ये स्ट्रिप कैसी आई है, सर्कुलर आई है, इस तरीके से सर्कुलर पोर्शन बनेगा, ठीक है। सर्कुलर पोर्शन बना तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, हमें पता है सर्किल जो होता है इस तरीके से सर्किल बना है, तो अब ध्यान से समझो, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके की सर्किल आ गई, रिंग आ गई मेरे पास, तो मुझे सर्किल का पूरा क्या चाहिए, इसका पूरा एरिया चाहिए, तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या होती है रेडियस, मैंने मानी है रेडियस, तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है कि जो भी एरिया है उस एरिया की मल्टीप्लाई कर दो किससे, थिकनेस से, जो इसकी थिकनेस है साथ में, ये होता है वॉल्यूम निकालने का सर्किल का। क्या कि सर्किल का जो एरिया है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो मेरे पास एरिया तो आ गया, अब एरिया किसमें थिकनेस ऐड है, वो थिकनेस को ऐड कर दो तो क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो ये हमें क्या मिल गया है, इस स्ट्रिप का वॉल्यूम। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, इसे किसे डिनोट कर देंगे, कैपिटल वी से। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा कोन का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना पड़ेगा अगर याद नहीं है तो, है ना, ये v इज इक्वल टू 1/3 तो सही है, ये तो ऐसे रहेगा, पाई भी ऐसे रहेगा। अब जो बड़ी वाली कोन है ए डी ई, इस कोन का रेडियस कितनी मानी है मैंने, r, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, r कैपिटल में आएगा, और हाइट कितनी है h, तो वो तो वही रहेगी। सही है, बात समझ में आ गई, दोनों चीजें मिल गई। अब हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, तो अब लिखेंगे नाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट निकालेंगे, अबाउट एक्स एक्सिस, किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या आता है फॉर्मूला, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कैसे चलेगी, वाई डायरेक्शन में, तो इसलिए सारा फॉर्मूला किस में आता है, वाई में आता है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है तो फॉर्मूला वाई में लगेगा, और अगर वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है तो फॉर्मूला एक्स में लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन, सिमेशन होता क्या था, सिमेशन होता था v इंटू ए अपॉन सिग्मेशन v, ये होता है। लेकिन बच्चों सिमेशन का यूज कब करते हैं, सिमेशन का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कोण होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होती हैं, तो सारी फिगर को जोड़ देते थे तो हमें क्या मिल जाता है, सिमेशन का यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही वो क्या है, एक ही कोण है, तो इसलिए सिमेशन का यूज ना करके उस केस में क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। क्यों यूज करते हैं, ये मैंने आपको रेक्टेंगल का जब डेरिवेशन कराया है उसमें मैंने आपको समझाया है डिटेल में कि क्यों यूज करते हैं, आप वीडियो देखना वहां पे पता चलेगा कि डिटेल में कि क्यों यूज करते हैं। फिलहाल जहां पे सिमेशन का यूज नहीं कर सकते वहां पे हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है, स्मॉल स्ट्रिप का, तो स्मॉल स्ट्रिप का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर डी वाई, और साथ में यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा वाई, यहाँ क्या आ गया वाई, अपॉन कैपिटल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम किस कोण का कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिमिट कहां से आएंगी, लिमिट देखो किसके अबाउट निकाल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ पे खड़ा हूं मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं जब यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, इसका टॉप पॉइंट दिखाई देगा, क्या ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, h, यानी यहाँ पे जब मैं खड़ा हूं तो यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी 0, और टॉप पे डिस्टेंस कितनी होगी h, तो इसलिए कितना आ गया 0 से h। ओके क्लियर है, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद y वार इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 तो ऊपर आ गया, ठीक है, और ये h जो है मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, कांस्टेंट है, r भी बाहर लेके आ रहा हूँ, r स्क्वायर h, ये सब बाहर आ गए। क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से h, यहाँ पे क्या बचेगा r स्क्वायर और इंटू वाई इंटू डी वाई, ये 3 टर्म्स बची, क्लियर है। अब हम यहाँ लगाएंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको सिखाया है किसमें, जब मैंने ट्रायंगल का क्या कराया है, डेरिवेशन कराया है, तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने सारे वेरिएबल्स हो गए, तो इन सारे वेरिएबल की वैल्यू नहीं पता है मुझे, तो मुझे क्या करना, कुछ ना कुछ तो कट करना पड़ेगा ना, तो कट करने के लिए मैं आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो वो हम यहाँ से करेंगे। क्या ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी के,
ए डी सी के, ये डी है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, डी क्या मतलब है, यहाँ पे दो ट्रायंगल बने ए बी सी और ए डी सी ई, ए डी ई, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमिलर ट्रायंगल है। क्या होता है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल में क्या हो रहा है कि अगर उसके दो एंगल जो है वो सेम है और कोई भी एक साइड जो है वो क्या है कॉमन है, तो ऐसा कुछ अगर केस बन रहा है तो वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। तो ये मैंने ट्रायंगल में सिखाया है आपको, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो ये जो ए एंगल है ये दोनों में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और ए डी ई में भी आ रहा है, दोनों में कॉमन हो गया। दूसरा ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल सी है वो एंगल ई के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि तीनों एंगल इक्वल हो गए, इसलिए ट्रायंगल क्या बन गया है, इक्वल ट्रायंगल बन गया है। तो इससे क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं साइडों का रेशियो निकालते हैं। कैसे, मैं छोटे वाले ट्रायंगल की रेडियस ले रहा हूं, कितनी है आर, तो अगर मैंने छोटे ट्रायंगल की रेडियस ली है तो उसके नीचे क्या आएगी, बड़े ट्रायंगल की रेडियस आएगी, कितनी है आर, ठीक है, इजिकल टू ट्रायंगल की रेडियस का मतलब ट्रायंगल की साइड कह रहे हैं, ठीक है, रेडियस नहीं होती ट्रायंगल की। अब क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले छोटा ट्रायंगल के क्या साइड लिखी थी आर, तो उसके नीचे क्या आ गई, बड़े ट्रायंगल की साइड आर। इसी तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं, छोटे ट्रायंगल की साइड लिख रहा हूं एच माइनस वाई, तो छोटे ट्रायंगल की आ गई साइड एच माइनस वाई, तो बड़े ट्रायंगल की साइड कितनी है एच। तो याद रखना अगर आपने छोटे ट्रायंगल की डायमेंशन ऊपर रखी है तो फिर नीचे बड़े ट्रायंगल की आएंगी, और ठीक उसके सामने फिर छोटे ट्रायंगल की आएंगी, तो उसके नीचे बड़े ट्रायंगल की आएंगी, अल्टा पल्टी नहीं कर देनी है, ठीक है। यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या, ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा एच माइनस वाई हो जाएगा और अपॉन एच हो जाएगा। यहां तक आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आर की वैल्यू कहां पुट कर रहा हूं, यहां पे पुट कर रहा हूं, तो वाई वार इज इक्वल टू 3 अपॉन आर स्क्वायर एच 0 से एच। देखो इस r की वैल्यू यहां रख रहा हूं, लेकिन इसका स्क्वायर होना है, तो ये r की वैल्यू रखते हैं पहले, कितनी है r h माइनस वाई अपॉन एच, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है y और सिर्फ dy, ओके। स्क्वायर ओपन कर रहा हूं तो 3 अपॉन आर स्क्वायर एच, तो ऐसे रहेगा, लिमिट आएगी 0 से h, स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो r का स्क्वायर आएगा इंटू इस h माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा अपॉन h का स्क्वायर आएगा, साथ में क्या चल रहा है y और साथ में dy। ध्यान से देखो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गए, क्या बचा y बार इज इक्वल टू 3 बचेगा ऊपर, h स्क्वायर बाहर, ये h स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक h यहाँ पर है एक h स्क्वायर यहाँ पर है, तो कितने बन गए h की पावर 3, लिमिट आ गई 0 से h, अंदर क्या बचेगा h माइनस वाई का होल स्क्वायर y और dy, ठीक है। अभी हमारे पास सोल्व हो गए, इतना पार्ट बचा है, अब इसे सोल्व करना है। तो अब मैं ये फिगर रफ कर रहा हूं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करते हैं यहाँ पे y वार इज इक्वल टू, यहाँ है कितना है 3, y वार इज इक्वल टू 3 अपॉन h इंटीग्रेशन 0 से h। बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में क्या चल रहा है y और dy, y की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं हाथों हाथ, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 से h, h y के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा h स्क्वायर y प्लस y की पावर 2 यहाँ पर है, एक यहाँ से आएगा, कितना हो गया y की पावर 3 माइनस 2h, एक y यहाँ पर है एक y ये आएगा, तो कितना हो जाएगा y की पावर 2, और बाहर क्या है dy। अब मैं इंटीग्रेशन भी हैंड टू हैंड क्या कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो 3 अपॉन एच तो मैंने सबसे कॉमन ले लिया, अब मैं इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं, क्या 0 से h स्क्वायर y dy प्लस 0 से h y की पावर 3 dy माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से h y स्क्वायर dy और ब्रैकेट इस तरीके से। क्या किया है मैंने इंटीग्रेशन और dy की मल्टीप्लाई पूरे में कर दी, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बस इंटीग्रेशन सोल्व करना है, क्या होगा इंटीग्रेशन 3 अपॉन h, क्या होता है इंटीग्रेशन, h स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, y की पावर कितनी है 1, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इनमें सब में, फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है ये, तो क्या होगा इनकी जगह क्या रख देंगे 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी y की पावर कितनी आएगी 2 अपॉन 2। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, क्या
कि अगर x की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है तो एक पावर हमेशा बढ़ के आती है और नीचे क्या आएगा, वही जो पावर ऊपर आई है। तो यहाँ देखो पावर कितनी थी 1, तो एक पावर बढ़ के आएगी तो कितना हो गया y की पावर 2, तो नीचे भी क्या आएगा 2 प्लस ये 0 से क्या हो जाएगा h, है ना, उसके बाद प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, ये y की पावर कितनी है 3, तो एक पावर बढ़ के आएगी कितना आएगा y की पावर 4 और नीचे भी क्या आएगा 4 माइनस 2 ऐसे ही, ठीक है। h ये y की पावर कितनी है 2, तो एक पावर बढ़ के आएगी कितना आएगा y की पावर 3 अपॉन 3, 0 से h लिमिट रख देंगे। अब हम लिमिट रख रहे हैं, कैसे रखेंगे ध्यान से देखना है आपको। मैं अपर लिमिट रखूंगा तो इसमें h, तो h y की जगह क्या रखना है h, तो h स्क्वायर तो पहले से है और y की पावर क्या y की जगह क्या रखूंगा h, तो यहाँ भी क्या आ गया h स्क्वायर, नीचे क्या है y2, फिर माइनस y की जगह क्या रखूंगा 0, 0 रखने से पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0, तो ये पूरी टर्म क्या बन गई 0, ठीक है। प्लस यहाँ पे रखेंगे y की जगह क्या रखेंगे h, तो h रखा, पावर कितनी है 4 अपॉन 4 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 0, तो पूरा टर्म क्या बन गई 0 माइनस 2 h, तो ऐसे ही y की पावर कितनी है 3, y की जगह क्या रखना है h, तो h की पावर क्या बन जाएगी 3 अपॉन 3 और माइनस 0, पूरी टर्म क्या बन गई 0। यहाँ पे देखो क्या होगा अब 3 अपॉन h, h की पावर कितनी बन गई 4, तो h की पावर 4 अपॉन 2, 0 में से सबट्रैक्ट करेंगे वही आएगा, प्लस यहाँ भी क्या बचा h की पावर 4 अपॉन 4, 0 में से करेंगे कुछ नहीं आएगा 2 रहेगा, ये h की पावर कितना बन गया 4 अपॉन 3, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, देखो ध्यान से, यहाँ क्या है y बार, यहाँ क्या बचा 3 अपॉन h यहाँ पर। अब देखो सब में h की पावर 4 कॉमन आ रही है, सब में h की पावर 4 लिखा है तो मैं h की पावर 4 कॉमन ले सकता हूं, तो मैंने क्या करा h की पावर 4 कॉमन ले लिया ताकि मैं कैलकुलेशन इजी तरीके से कर सकूं। तो यहाँ क्या बचेगा, h की पावर 4 तो बाहर चला गया, क्या बचा 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस यहाँ क्या बचा 1/4 माइनस यहाँ क्या बचा 2 अपॉन 3। ध्यान से देखो यही बचेंगे, देखो यहाँ पर ये h की पावर कितनी है 4, ये कितनी है 1, तो कितनी बचेगी 3, तो यहाँ से y पावर y बार इज इक्वल टू कितना आ गया 3h की पावर 3, अंदर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 4 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 माइनस 2 इंटू 3 को 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 4, 3 4 जा 12। एलसीएम लेना आपको आता होगा आई होप, ठीक है। तो एलसीएम क्या आता है 12 आ जाएगा, h की पावर 3 यहाँ 6 प्लस 3 कितना होता है 9 माइनस 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे y बार इज इक्वल टू 3 इंटू x की पावर 3 बचा इंटू 9 में से 8 गया कितना बचा 1 और नीचे क्या है 12, 3 4 जा 12, इसका मतलब y बार इज इक्वल टू कितना आएगा h की पावर 3 अपॉन 4। तो मैंने जब यहाँ से इसको यहाँ पे लिखा था तो मैंने लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे h स्क्वायर था ये h की पावर 3, ठीक है, लिखने में मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे मुझे भी हल्का हल्का दिखाई भी दे रहा है बोर्ड पर, ये h की पावर 3 है, तो जब यहाँ पे लिखा था तो 3 अपॉन h की पावर 3 है। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने रफ कर दिया है तो मुझे तो थोड़ा सा मुझे तो याद है क्योंकि आंसर गलत आ रहा है, तो मैं समझ गया कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो मैंने मिस्टेक पकड़ ली है, ध्यान आ गई है मुझे कि कहाँ मिस्टेक हुई है। मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ मिसप्रिंट करा है और मुझे हल्का हल्का यहाँ बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है यहाँ h की पावर कितनी है 3। तो जब हमने फिगर को रफ किया था और मैंने यहाँ पे डायमेंशन लिखी थी यहाँ से, तो कितना आएगा 3 अपॉन h की पावर 3 था, तो यहाँ पे कितना है 3h की पावर 3, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी पावर 3 और यहाँ पर भी पावर कितनी आएगी 3, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा सही करके 3, ये h की पावर 3 है और ये h की पावर कितनी है 4, तो कितनी बची 1 बची, तो यहाँ पे क्या बचेगा h बचेगा, समझ रहे हो। ऊपर h कितनी बार है 4 टाइम्स है, ऊपर कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, नीचे कितनी टाइम्स है 3, तो 3 से 3 खत्म होगा तो क्या बचा हमारे पास एक बार h बचेगा, तो यहाँ h बचा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा h आएगा, यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ h आएगा, 3 4 जा 12 हो गए, दैट मींस y बार इज इक्वल टू क्या आया ऊपर h है और नीचे 4, तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट x एक्सिस इज इक्वल टू h/4, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, सिर्फ मैंने उतारने में थोड़ी सी गलती कर दी है। यहाँ पे क्या था h की पावर 3 था यहाँ पर, ओके। तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आ गई है, किसके अबाउट आ गई है y एक्सिस के अबाउट, नहीं x एक्सिस के अबाउट आ गई है, कितनी आ गई है h/4, यानी हमारा जो कोन है, कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है G, वो कहां पर लाई करेगा x एक्सिस से
कितनी डिस्टेंस पर, h/4 डिस्टेंस पर। ओके, अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट कितनी आएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट वाई एक्सिस, तो मैंने अभी अभी एक डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से था। तो यहाँ पे डायमेंशन शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे एक चीज समझानी है आपको, क्या कि हम क्या करने वाले हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने अभी अभी करा है कि यहाँ से मैंने कौन सी एक्सिस पास की थी, एक्स एक्सिस पास की थी। तो क्योंकि हमने अभी, मैंने कल आपको जब वीडियो अपलोड की थी तो मैंने वीडियो में समझाया था आपको टी सेक्शन, तो मैंने टी सेक्शन में आपको सिमेट्रिकल केस पढ़ाया है कि सिमेट्रिकल केस क्या होता है। तो सिमेट्रिकल केस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी फिगर ऐसी है जिसको अगर मैं बीच में से क्या करूं, कट करता हूं, तो बीच में से कट करने पे वो एक लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिकल कहलाती है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये कोन जो है, अगर मैं कोन को बीच में से कट कर दूं तो जो लेफ्ट पार्ट होगा वो राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहां से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यहां से लेकर सेंटर तक की क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो सीधी सी बात है, यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस भी तो आर ही कहलाएगी, ये भी क्या कहलाएगी, आर ही कहलाएगी, क्योंकि ये रेडियस है। होगी या नहीं? ठीक है, जितनी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है उतनी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है। तो सिमेट्रिकल का केस बना या नहीं बना? तो इसीलिए हमारे पास जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। और अगर आपके पास कोई भी डायग्राम अगर आया है, कोई भी आई सेक्शन है, टी सेक्शन है, एल सेक्शन है, कुछ भी है, अगर आप ध्यान से देखना उसमें, अगर आपको लगता है कि अगर मैं बीच में से वाई एक्सिस को पास करता हूं या बीच में से इसको कट करता हूं तो वो लेफ्ट पार्ट अगर राइट पार्ट के इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिकल का केस है। आप वहां पे सिमेट्रिकल का केस लगा सकते हो, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। तो मैंने यहाँ पे ध्यान से यही देखा कि अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस पास करता हूं, ठीक है, वाई एक्सिस पास करता हूं सेंटर से, तो ये सिमेट्रिकल का केस बन रहा है। सिमेट्रिकल के केस की वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू, यहां लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, ड्यू टू सिमेट्रिकल केस, ड्यू टू सिमेट्रिकल कौन, ठीक है, सिमेट्रिकल कौन है, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट x axis, about y axis is equal to 0, that means, ठीक है, that means क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, that is जो हमारे पास x बार है, x बार कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट y एक्सिस क्या आएगा, इसका 0 आएगा। क्यों आएगा वो भी समझाता हूं। हमने अभी तक जैसे मैंने रेक्टेंगल किया है, ट्रायंगल किया है, तो जैसे हमने रेक्टेंगल करते थे तो रेक्टेंगल में मैंने यहाँ से क्या करता हूँ, वाई एक्सिस पास करता हूँ और यहाँ से एक्स एक्सिस पास करता हूँ। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहाँ है, यहाँ पर है। तो हम क्या करते थे, सेंट्रोइड अबाउट एक्स एक्सिस, ध्यान से समझना जो समझा रहा हूँ, अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता था कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती थी इसे हम क्या मानते थे, एक्स एक्सिस कहते थे। तो इसको हम क्या निकालते थे, वाई, तो इसलिए हम क्या निकालते थे, वाई बार। बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं। अब हम दूसरी चीज निकालते हैं, अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो कितनी डिस्टेंस है इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट वाई एक्सिस। तो इसमें हम क्या निकालते थे, एक्स निकालते थे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या, कि जो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, जो पॉइंट है जी, ये इस वाई एक्सिस से कुछ दूरी पर है। दिखाई दे रहा है नहीं, कुछ ना कुछ तो दूरी पर होगा। मान लेता हूं कितनी डिस्टेंस पर है, 10 mm की डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके अबाउट आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे कितनी आए, चाहे 10 आए, 12 आए, कितनी आए, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। लेकिन अगर यहां देखें ध्यान से, तो जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है वो कहां आएगा, सेंटर पे आ रहा होगा। जैसे मैंने यहाँ सेंटर में लिया है और सेंटर पे आ रहा है, और वाई एक्सिस भी कहां पर है, सेंटर पे है। ठीक है, तो शायद वाई एक्सिस भी कहां पर है, सेंटर पे है, और ये पॉइंट भी कहां है, सेंटर में है। तो दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, एक ही पॉइंट पर हो गए हैं। क्या समझाना चाह रहा हूं कि इस केस में जैसे हमने यहाँ पे देखा था, मैं दोबारा से अगर रेक्टेंगल बनाऊं, अब मैं अगर जो ये वाई एक्सिस है कहां से पास कर रहा हूं, सेंटर से पास कर रहा हूं। अगर मैंने कहां से पास की है, सेंटर से पास की है, और ये पॉइंट पहले से था यहाँ पर जी पॉइंट। तो अब मुझे बताओ कि जो ये वाई एक्सिस है, ठीक है, जो मैंने वाई एक्सिस बनाई है ये, और जो मैंने सेंटर पॉइंट बनाया है जी, ये दोनों के दोनों एक ही डिस्टेंस, एक ही पॉइंट पे आ गए ना, एक के ऊपर एक आ गए हैं।
तो जब एक के ऊपर एक आ गए हैं तो क्या यहाँ पे x की कुछ डिस्टेंस है कुछ x की वैल्यू? x की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ है? एक ही पॉइंट पर है। दोनों के दोनों कहाँ है? एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पे है। यहाँ पे अलग अलग थे तो इसलिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक ही लाइन में है, तो इसलिए क्या बन गया? जीरो। तो इसी वजह से बच्चों क्या होता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस के अबाउट जब हम निकालते हैं तो दोनों एक ही लाइन में आने की वजह से क्या हो जाती है? एक्स की डिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। और जब हम फॉर्मूला लगाएंगे और जब उसमें एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसलिए एक्स बार भी कितना आ जाता है? जीरो आ जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए बस इतना सा आपको लिख के आना है क्या, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है अबाउट वाई एक्सिस फॉर सिमेट्रिकल केस के लिए वो कितनी होती है? जीरो। तो ये हमें इस तरीके से इसका डेरिवेशन हमें करके आना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, और ये कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है, अगर अभी भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा है कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोन की निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि सिमेट्रिकल केस की मदद से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिमेट्रिकल केस होने की वजह से वाई एक्सिस के अबाउट तो जीरो हो जाएगी, लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट कितनी आती है? y इज इक्वल टू h/4। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।